जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो एमएम एकेडमी ऐप पर रिपब्लिक डे का डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट लिमिटेड पीरियड ऑफर के लिए है। तो इसीलिए जल्द से जल्द एमएम एकेडमी ऐप पर आप सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए, क्योंकि फ्लैट 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है और ये ह्यूज डिस्काउंट है। अभी अगर आप देखोगे तो पूरे अब साल भर में जब तक कोई त्यौहार वगैरह आता नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, और वैलेंटाइन डे वगैरह कोई त्यौहार नहीं है। तो इसीलिए रिपब्लिक डे का जो डिस्काउंट मिल रहा है ये अब दोबारा आपको डिस्काउंट जो है वो आने वाले कुछ महीनों में तो नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बहुत बड़ा मौका है आप सभी के लिए। तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपको लेना है या एक्सटेंड भी करना है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 महीने का लेके रखा है, लेकिन उनको एक्सटेंड भी करना होगा तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एमएम एकेडमी ऐप पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी जो है वो चल रहा है। बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है। तो बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए आज हम यहाँ पर 28 जनवरी का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखते हैं। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल को एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। और ये 6 बजे एनालिसिस जो है वो आ जाता है। कल अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर को छुट्टी थी, इसीलिए हमारे एनालिसिस को भी छुट्टी थी। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें जो कोवैक्सीन है उसके बारे में बात की जा रही है, मतलब जो वैक्सीन है उसके बारे में बात की जा रही है। ये वाला एडिटोरियल अगर हम देखते हैं तो राम सेतु जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसे हम यहाँ पर देखेंगे, इस आर्टिकल को हम नहीं देखने वाले हैं। देखिए आज का अगर हम न्यूज़पेपर देखते हैं ना तो जो एडिटोरियल्स है वो तो मतलब समझ लीजिए वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। तो अगर आप सिर्फ एडिटोरियल जो है वो देखते हो तो अभी अगर आप वीडियो जो है वो पॉज करके ख़त्म करके दूसरा अपना पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आगे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं अगर सिर्फ आप एडिटोरियल जो है उसके बेसिस पर पढ़ते हो तो। लेकिन हम यहाँ पर एडिटोरियल जो है भले ही वो इम्पोर्टेंट नहीं आए हैं, मगर फिर भी कुछ दूसरी न्यूज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। और न्यूज़पेपर के साथ साथ जो 2-3 बॉडीज़ हैं उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप वो सब देखना चाहते हो तो बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो ख़त्म करके दूसरी चीज़ें आपकी वो भी कर सकते हो। अगर हम एडिटोरियल पेज आइडिया स्पेस देखते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि एक भी एडिटोरियल आज के पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगेन फार्मर्स जो एगिटेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रॉमिस करता है इक्वल सिटीजनशिप, यहाँ पर डिनाई किया गया है विमेन को एंड दलित्स को। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन इक्वालिटी जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके संदर्भ में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये है कि हमारा आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 जो है ये यहाँ पर इक्वालिटी, आर्टिकल 16 भी हम बोल सकते हैं लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 14-15 अगर हम देखेंगे तो इन जनरल है। और उसमें से भी अगर हम देखते हैं आर्टिकल 14 जो है ये सभी के लिए लागू होता है, मतलब फॉरेनर्स हो, इंडियन सिटीजन्स हो। आर्टिकल 15-16 अगर हम देखते हैं तो सिटीजन्स जो है उनके लिए हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको ये चीज़ यहाँ पर पता रहना चाहिए कि इनइक्वालिटी जो है ये किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। तो ये एक ढांचा जो है वो हमें बनाना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि जितने भी ट्यूटोरियल आ रहे हैं, देखिए इनइक्वालिटी के बारे में आपको देखने को मिलते रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ढांचा ही बनाना पड़ेगा कि इक्वालिटी की बात कहाँ कहाँ पर की गई है हमारे संविधान में, जैसे मैंने आपको ये आर्टिकल्स बताए हैं। प्लस यहाँ पर जो चैलेंजेस है वो कौन कौन से आ रहे हैं, है ना, क्योंकि डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर किस तरीके से हम कार्रवाई करेंगे, जो रूल्स कानून है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट, मतलब खौफ जो है वो नहीं है ना। और फिर वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर आंसर बना लोगे, जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में देखने वाले हैं एमएम एकेडमी ऐप पर, तो उस तरीके से आपका पूरा आंसर जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर पेंडेमिक प्लेट्यू जो है उसके बारे में बात की जा रही है, ये भी बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन हमने वो देखा हुआ है मास्क पहनना जरूरी है एंड फलाना है ना ढिमकाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वैक्सीन एंड विक्ट्री, अगेन वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इकोलॉजिकल इज पॉलिटिकल, तो यहाँ पर अगेन वही जो चैलेंजेस है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है ये आप जीएस पेपर 1 के लिए थोड़ा देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी चीज़ आपको लेने लायक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जब हम द हिंदू देखते हैं तो द हिंदू का भी वही हाल है। देखिए अभी क्या है, अभी जब तक फेब नहीं आता है ना, फेब में क्या होने वाला है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हमें देखने को मिलने वाला है।
और इसीलिए अभी जितने भी एडिटोरियल आर्टिकल रहेंगे, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आपको बजट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी 15 दिन तक आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे जो उसी पर खिलाते रहेंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ। लेकिन आपको क्रिटिज्म जो है बजट का, उससे ज़्यादा बजट में क्या पूछा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया है, वो ज़रूरी होता है। और वो हम सेपरेटली इसको कवर करने वाले हैं, बजट भी कवर करने वाले, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी कवर करने वाले, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। बाकी जब हम एडिटोरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हील ऑन इकोनॉमिक रिकवरी टर्निंग। देन अगेन यहाँ पर जो वैक्सीन है उसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर रिपब्लिक डे वॉयलेंस के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बजट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर इनइक्वालिटी जैसे मैंने आपको कहा उसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर सेल्फ रिलायंस इन साइंस। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी जो है 2020 की वो हमें देखने को मिल रही है, और ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी है, ठीक है, ड्राफ्ट पॉलिसी है। हाँ, मेंस तक अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी ड्राफ्ट ही रहती है तो उसके बारे में आपको आ सकता है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके बारे में सीधा क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ड्राफ्ट में भी है तो उसके बारे में आता है, लेकिन अभी तो ये ड्राफ्ट में है तो इसका बहुत सारी चीज़ें अभी आएगी, है ना, बहुत सारी इस पर चर्चाएं वर्चाएं होगी, बहुत सारा क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ चीज़ें होगी। तो फाइनल जब निकल के आएगा तब इसके बारे में पढ़ने में मतलब है, लेकिन फिर भी हम पेपर पर जाकर इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। अब यहाँ पर हम जो हमारे एडिटोरियल है जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूज़पेपर में आया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर राम सेतु जो है उसके बारे में बात की जा रही है, जेस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी कुछ खास चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर पॉसिबली फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जो है यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपीडिशन करने वाले हैं। यहाँ पर जो कोरल सेडिमेंट से जो राम सेतु है वो जो देखने को मिल रहा है, जिसे एडम्स ब्रिज जो है ये भी कहा जाता है। अब एडम्स ब्रिज जो है ये, ठीक है, जा रहे थे, छोड़ो। यहाँ पर अगर आप देखोगे 48 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, ये एक स्ट्रक्चर है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसका मेंशन जो है वो हमें रामायण में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे कि अगर हम स्टोरी देखते हैं तो उसमें राम जी के द्वारा यहाँ पर जो ब्रिज है वो बनाया गया है ना, राम जी और उनके साथीदार जो थे उनके द्वारा ब्रिज जो है वो बनाया गया है। लेकिन एक्चुअल में अब ये ब्रिज जो है ये मैनमेड है या ये नेचुरली बनाया गया है कोरल्स की वजह से, किसके वजह से, तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पर स्टडी की जाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो राम्स ब्रिज, यहाँ पर रामास ब्रिज ज़्यादा बेटर है रादर देन एडम्स ब्रिज। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो है राम सेतु, तो क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। CSIR NIO ये अंडरटेक करने वाले 3 ईयर साइंटिफिक प्रोजेक्ट को। आइडिया जो है वो ये है कि यहाँ पर राम सेतु जो है क्या वो मैनमेड स्ट्रक्चर है या फिर नेचुरली बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है प्रोजेक्ट का वो ये है कि यहाँ पर एज जो है साइंटिफिकली यहाँ पर स्टैब्लिश की जा सके। एक बार अगर हमें ये पता चल जाता है तो फिर बाकी इसकी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, कोरिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो रामायण में मेंशन्ड है, सिमिलर स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एज है इसकी, ये देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, कार्बन डेटिंग टेक्निक। याद है आपको, कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कितनी पुरानी है ना, ये अभी इंडिया में भी अवेलेबल है, इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वो काम करती है ना, मतलब यहाँ पर कार्बन जो है वो कंटेंट कितना है, किस तरीके से वो डिके हुआ है, उसके बेसिस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना हुआ है, तो कितना साल हुआ होगा, है ना, ये कितने कितने साल पुराने हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से हम अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर टीम जो है वो क्या करने वाली है, टीम यहाँ पर मेनली कंप्राइज है सीजन्ड आर्कियोलॉजिस्ट की, जो ये डाइविंग में अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट जो यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, ओशन फ्लोर को भी यहाँ पर स्टडी करने के लिए काफ़ी काम आएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे राम सेतु जो है वो शैलो है, मतलब जिसकी डेप्थ जो है 3 to 4 मीटर्स जो है अंडर वाटर है, उसके नीचे नहीं है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो फेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे शिप बोलिए, बड़े बड़े लार्ज वेसल्स बोलिए, तो वो शैलो डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। देन यहाँ पर 2 ऑफ द प्लान्ड टेस्ट क्या है, साइड स्कैन सोनार। सोनार आप सभी को पता होगा क्या है, यहाँ पर जो शिप है वो इस तरीके से रहती है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर टोटल बॉटम है ओशन का, तो यहाँ पर वो भेजा जाता है, वेव्स भेजी जाती है, देन ये रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो हमें डेप्थ जो है वो पता चलती है ना। यहाँ पर बाथियोमेट्री जो है ये दिखाती है सिमिलर ऑफ स्टडिंग टोपोग्राफी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंड। साउंड वेव सिग्नल जो है ये सेंड किया जाता है स्ट्रक्चर को, फिर उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राम सेतु यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। दूसरा है सिलो सिस्मिक सर्वे, इसमें माइल्ड अर्थक्वेक लाइक ट्यूमर्स जो है, शॉक, ये सेंड किए जाते हैं शैलो डेप्थ में, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर के, और फिर ये जो वेव्स है इसके द्वारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि किस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रहे हैं सिग्नल्स, किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है।
देन अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की तरफ से एक न्यूज़ जो है वो आ रही है कि टाइग्रेस जो है वो डेड फाउंड की गई है। कहाँ पर? बफर जोन में, कान्हा टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश में। अब लोकेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश देखने को मिलता है मध्य में, और उसी के साथ यहाँ पर जबलपुर है, यहाँ पर भोपाल है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कान्हा नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखोगे दो डिस्ट्रिक्ट है, मंडला एंड बालाघाट, मध्य प्रदेश के, ठीक है। प्रेजेंट डे कान्हा जो है एरिया डिवाइडेड था 2 सेंचुरीज में, हेलून और बंजर। कान्हा नेशनल पार्क जो है क्रिएट किया गया 1955 एंड इन 1973 इसे कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया। कान्हा नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है सेंट्रल इंडिया का। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। बाकी इसके बारे में जो MPPSC का कोर्स चल रहा है हमारे MM Academy ऐप पर, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ही। फीचर्स अगर हम देखते हैं तो फौना, स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, ये जो है एक्सक्लूसिवली फाउंड होता है हमारे कान्हा किसली में। देन अदर स्पीसीज जो है वो इसमें हमें टाइगर, लेपर्ड्स, डोल, बियर ये सब देखने को मिलते हैं। देन अगर हम बात करते हैं फ्लोरा की, तो इसमें एवरग्रीन साल फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व है पूरी दुनिया का। ऑफिशियली इसने मैस्कॉट जो है बूरसिंगा बारहसिंगा इंट्रोड्यूस किया। अदर टाइगर रिजर्व अगर मध्य प्रदेश में देखते हैं तो संजय डुबरी है, पन्ना है, सातपुरा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, ठीक है। अगर आप बारहसिंगा जो है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर उससे पहले कोर एंड बफर जोन जो है उसके बारे में जब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बफर जोन जो है उसमें देखने को मिला है। तो देखिए क्या होता है, कोर मतलब एकदम ही अंदर का एरिया जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत ये सारी चीजें नहीं होती है, वो हो गया कोर एरिया। देन उसके बाद बफर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इजाजत इतनी आसानी से तो नहीं है, लेकिन स्टिल आप यहाँ पर कैसा है, थोड़ा बफर में ये आता है कि मतलब थोड़ा प्रोटेक्टेड, यहाँ पर अगर जो एनिमल्स है वो चले गए यहाँ पर तो भी सेफ रहेंगे। देन यहाँ पर हमें ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है। देन यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो कोर एरिया मतलब फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस, कलेक्शंस ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, ह्यूमन सेटलमेंट, अदर यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस जो है वो अलाउड नहीं होते हैं। बफर जोन अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल यूज एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हाँ 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 हाँ, ठीक है। बारहसिंगा के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 सब स्पीशीज जो है ऑफ स्वैम डियर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फाउंड किए जाते हैं। वेस्टर्न स्वैम डियर ये नेपाल में फाउंड किया जाता है। सदर्न स्वैम डियर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में। ईस्टर्न स्वैम डियर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काजीरंगा एंड दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर। प्रोटेक्शन अगर हम देखते हैं IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। साइट्स में अगर हम देखते हैं अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 अगर हम देखते हैं शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है ये दी गई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना जरूरी है। तो अब यहाँ पर द हिंदू जो है उसका एडिटोरियल साइंस वाली जो है पॉलिसी जो आई है 2020 की, तो उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हम वहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्फेसाइजिंग सेल्फ रिलायंस इन साइंस। तो यहाँ पर ऑन March 4, 1958 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया था साइंस पॉलिसी पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था 1958 में जवाहरलाल नेहरू जब थे उस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ था कि साइंस के ऊपर हमने कोई तवज्जो दिया था, उसके लिए पॉलिसी जो है वो निकाली थी, ठीक है। उसके बाद जो साइंस है उसमें काफ़ी तरक्की जो है वो हमें देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिले। देन यहाँ पर आती है 2020 ड्राफ्ट पॉलिसी। अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, इसीलिए इस पर हम जितनी भी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि ये अगर आप देखोगे 62 पेज लॉन्ग डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है, गोल्स जो है वो रखता है नई साइंस पॉलिसी को लेकर। तो इसलिए अभी इस पर बहुत ज़्यादा गहराई में चर्चा करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिसेंटली रिलीज्ड अ ड्राफ्ट ऑफ 5th साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटिव पॉलिसी। तो अगर आप ये देखोगे तो 5th यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बाकी की जो है इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस में जब पहली बार ऐसा हुआ था तो आया था कि पहले भी कौन कौन से हमें ड्राफ्ट पॉलिसीज देखने को मिली है। अब ये नई पॉलिसी है, ठीक है। नई पॉलिसी जो है ये एनवेसिस करती है टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड ये एम करती है कि यहाँ पर इंडिया को पोजीशन करें हम अमंग द टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स। अब देखिए यहाँ पर टॉप 3 बोला गया है, सेल्फ रिलायंस का नाम लिया गया, मतलब आत्मनिर्भरता जो है ये भी इसको तवज्जो दिया गया है, प्लस यहाँ पर हम थर्ड रहे। अब थर्ड बोलने के बाद फर्स्ट 2 कौन है, तो इसमें पॉलिसी में तो नहीं बताया गया है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि USA और चाइना जो है वही हो, है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पैसा है
इतना ज़्यादा अभी तक हमारे इसमें जो जीडीपी है उसके तहत देखने को नहीं मिला है। मतलब आरएनडी जो है वो इतनी ज़्यादा हमें साइंस में देखने को नहीं मिलती है ना। तो वो क्यों नहीं देखने को मिलती है, मतलब सवाल यही आता है ना कि भाई साहब, व्हाई डज आवर आरएनडी इन्वेस्टमेंट साइंस कंटिन्यू टू होवर बिटवीन 5.6% to 6% ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2% जो है उसको रेस करना है, जिससे कि क्या होगा कि हम यहाँ पर जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जो 2020 ड्राफ्ट पॉलिसी ब्लेम करती है इनएडिक्वेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इनएडिक्वेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर को जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर आए, तो उनको मुनाफा, उनको फायदा देने की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है ना, इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर तरीके से आ सकता है ना। तो ये चीज़ आपको समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट दैट अ रोबस्ट कोहेसिव फाइनेंशियल लैंडस्केप रिमेन्स एट द कोर ऑफ क्रिएटिंग एसटीआई ड्रिवन आत्मनिर्भर भारत। मतलब यहाँ पर क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरएनडी को फाइनेंस करने की, डिफरेंट एजेंसीज जो है, प्राइवेट इंटरप्राइज बोलिए, स्टेट इंटरप्राइज बोलिए, है ना, फॉरेन मल्टी डायमेंशनल कंपनीज बोलिए, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलिए, उन पर गवर्नमेंट जो है वो थोपने की कोशिश कर रही है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मैं जैसा हमेशा आपको बताऊं, द हिंदू हम देख रहे हैं तो क्रिटिज्म जो है वो तो होने ही वाला है, और क्रिटिज्म के साथ साथ ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देखने के लिए काम आएगा। बाकी हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अलग एक इसका आंसर जो है वो बनाना पड़ेगा ही बाद में, जब इस पर बहुत सारी बातें हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पर बेसिक रिसर्च पर पे करेंगे, ऐसा हम यहाँ पर एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमने इकोनॉमिक सर्वे जो पिछला वाला उसमें देखा है, वेल्थ क्रिएशन जरूरी है, वेल्थ क्रिएशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए उनको फायदा दिलाना बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, यूएसए में भी ऐसा होता है। ड्राफ्ट पॉलिसी अगर विजुअलाइज करती है अ डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो बैलेंसिंग टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप अप्रोचेस, जिसमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कुछ पॉइंट जो है वो वेलकम हम कर सकते हैं, ऐसा ही बोला है कि इसमें फैक्ट दैट पॉलिसी मेकर जो है वो कंसिडर कर रहे हैं अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस फाइनेंशियल लैंडस्केप के लिए। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है। देखिए अभी अगर आप देखोगे, स्टूडेंट जो है काफ़ी सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इससे बाहर निकलकर हमें यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो करने पड़ने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर साइंटिफिक विजन, इन्फॉर्मेशन, इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी, काफ़ी आरएनडी, ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी तो कुछ इतना खास हमें पूरे एडिटोरियल में देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आते हैं, तो फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डे आफ्टर पुलिस फाइल्स 25 FIRs, बुक ओवर 30 फार्म लीडर्स पार्ट ऑफ टॉक्स। तो ये मतलब कुछ भी काम का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तांडव जो है उसके ऊपर यहाँ पर अगेन जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है रिलीफ फ्रॉम अरेस्ट। तो इस पर यही सवाल निकल कर आता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए रेगुलेशंस जो है वो क्या रहने चाहिए। तो इसी पर सवाल जो है वो निकल कर आता है। इसके लिए अगर आप सीधा एक प्रॉपर आंसर जो है वो सही तरीके से बना दो तो फिर तो क्या ही कहना। OTT प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, है ना, ऑडियो वीडियो यहाँ पर जो होस्ट करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया। मतलब बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अगर आप देखोगे तो OTT प्लेटफॉर्म जो उसका भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखो तो 35 बिलियन रुपीज़ जो है उस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और काफ़ी ज़्यादा जो बूस्ट है वो भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स का। तो इसलिए कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। रेगुलेशन के मामले में अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो यहाँ पर उनके एम्बिट में आता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बड़ी जो हमारे पास पॉलिसी हो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो लीगल फ्रेमवर्क में आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 का, उसके लीगल इसमें आते हैं भले ही, मगर फिर भी ये इस तरीके से मतलब डिटेल जो पूरी गाइडलाइंस है इनके लिए, स्पेसिफिकली OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, डिजिटल अवेयरनेस, व्यूवर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरीके से वो कंटेंट जो है वो देख रहे हैं, है ना। अगर कोई भी मतलब देखिए ना, मोस्ट ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर तो आप देखोगे अगर तो सीधा मतलब क्या हो रहा है, अरे खतरनाक तरीके से सीधा सॉफ्ट पॉर्न जो है वही दिखाया जा रहा है ना। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर SC स्टेज बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर एक्विटिंग मैन अंडर पॉस्को एक्ट। तो यहाँ पर पॉस्को एक्ट जो है उसके बारे में आ रहा है। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि पॉस्को जो है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, पॉस्को एक्ट के बारे में पता रहना चाहिए। उसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में कई बार लिखा भी है।
नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी थर्ड पेज पर, मुंबई पुलिस अरेस्ट ड्राइवर नेफ्यू फॉर किडनैपिंग 10-year old ट्विंस। तो यहाँ पर भी हमें वो जो होता है, मतलब आप अगर सोचो कि इस तरीके की अगर कोई चीज़ें आपके यहाँ पर होती है, किडनैपिंग या फिर जो क्राइम है वो आपके इसमें आपके एरिया में, अगर आप आईएएस ऑफिसर आपके एरिया में बहुत बढ़ जाता है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्सपेक्टिव में। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम सिटी इसमें देखते हैं, मतलब सिटी ओरिएंटेड है, यहाँ पर एनआईए जो है वो निकल कर आ रहा है, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में हमने पॉलिटिकल लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इस पर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जेल ऑफिशियल्स कैनॉट रिफ्यूज बुक्स सेंट फॉर प्रिजनर्स बट शुड चेक कंटेंट। मतलब क्या है यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है कि जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर जो भी बुक्स भेजते हैं, ठीक है, मतलब कोई प्रिजनर है उसके लिए अगर कोई किताबें भेजी जा रही है तो उसको जो जेल ऑफिशियल है मना नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कंटेंट आपको देखना पड़ेगा कि मतलब इसमें कोई पोर्नोग्राफी इस तरह की चीज़, वल्गर जो है वल्गर कंटेंट इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, ये यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी आपको ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें निकल कर आता है। तो आपको क्या कहना है इस मामले में, ये आप मुझे ज़रूर बताइए, क्या लगता है आपको। मतलब किताबें जो है वो उससे तो नॉलेज बढ़ रहा है ना, हो सकता है कि अगर अच्छी किताबें प्रिजनर्स को दी जाए, अगर वो अच्छी कोई किताबें प्रिजनर वहाँ पर पढ़े तो वो उससे अच्छा समय उसका क्या ही हो सकता है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद अगर हम 7th पेज देखते हैं तो उसमें भी ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। अगेन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर 8th पेज पर तो फालतू की चीज़ें हैं। 9th अगर हम देखते हैं उसमें भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर लीगल एक्शन जो है स्टूडेंट भी टेकन, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लिखा है किसान यूनियन चीफ को कि क्या क्यों हम ना ले, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बोली गई है, लेकिन वो कुछ खास हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक्सप्रेस नेटवर्क मतलब 10th पेज पर देखते हैं तो उस पर कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हो कि करप्शन केस जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। तो करप्शन ये बहुत बुरा होता है, हमें एथिक्स जो है वो पढ़ाया जाता है यूपीएससी जब हम देते हैं तो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर करप्शन चार्जेस जो करप्शन केसेस जो है जब बहुत बड़े मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो तो फिर उसके बाद क्या वहाँ पर चीज़ें निकल कर आती है, क्या यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो कैसे आप डील करोगे वो भी आपको पता रहना चाहिए। देन यहाँ पर एडिटोरियल आइडियाज पेज है। 14th अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें इंपॉर्टेंट लगे। 15th वर्ल्ड पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें वही जो वैक्सीन है, देन अगेन जो यूएसए है उसके बारे में यहाँ पर बातें जो है वो की जा रही है। फिर उसके बाद अगर हम इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं तो इसमें सेंसेक्स जो है वो स्लाइड्स हुआ है 938 पॉइंट और एफपीआई पुल आउट, यहाँ पर पुल आउट जो है वो देखने को मिला है और इसलिए हमें सेंसेक्स जो है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और एफडीआई इनफ्लो जो है वो राइज हुआ है 37% अप्रैल नवंबर, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन इंसेंटिव्स एंड इंस्टीट्यूशंस की टू लिमिट एयर पोल्यूशन, तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन जो उसकी बात की जा रही है, तो इसलिए एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं स्पोर्ट्स, तो इसमें कोई भी खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर आप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे
और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।